ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम एक्चुअली में केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हो वो समझने वाले हैं। इसमें हम मैटर समझेंगे, मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, ऐसा यूनिट्स उसको मेजर कैसे करते हैं, साइंटिफिकली नोट कैसे करते हैं, नोटेशंस कैसे देते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात द 5 कॉम्बिनेशन लॉज, केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो 5 लॉ है जिसके ऊपर पूरा का पूरा केमिस्ट्री बैठा हुआ है, वो हम समझेंगे। हर एक चीज को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, जरूरत पड़ने पे नोट भी करना है, ताकि आगे चल के आगे फ्यूचर में केमिस्ट्री के बारे में आप जो भी समझो वो आपको क्लियर कट समझ में आए, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में। लेट अस स्टार्ट विथ मैटर। स्वागत है आपका एक अनोखे YouTube चैनल में जिसका नाम है द पेइंग टीचर। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप हर हफ्ते पैसे जीत सकते हो नॉलेज के साथ साथ। पैसे, यस, रियल मनी। एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हो 500 रुपए हर हफ्ते। कैसे जीतोगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और मेरे लाइव सेशंस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, मैटर। तो आप 9th में पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है। मैटर सिंपली एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होते हैं मैटर के, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट करेंगे। तो कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस। और दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेप एंड वॉल्यूम। अगर शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये क्या बनेगा? सॉलिड। अगर शेप फिक्स नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, तो बनेगा लिक्विड। ओके, और दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं है तो बनेगा गैस। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे हम समझेंगे कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन नहीं बोल सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइटली कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली खड़े हुए रहते हैं। जबकि लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ वीकली कनेक्टेड रहते हैं। और गैस में तो ऐसा है कि उनके साथ ऐसा समझो कि उनके बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, बस घूमते रहते हैं इधर उधर, राइट। दे आर वेरी फ्री टू मूव इन दी गैसियस स्टेट। पार्टिकल का कुछ ऐसा होता है। ओके, ये जो 3 स्टेजेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो है दे आर इंटर कन्वर्टेबल। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप उसको अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ऐसा कन्वर्जन आप कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ? सब्लिमेशन है ना, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सारी चीजें हम पढ़े हुए हैं। ओके, तो वही सारा है, हल्का सा हमने रिपीट कर लिया। अभी आगे बात करते हैं मैटर का माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्लासिफिकेशन। हमने ये मैटर का बेसिक क्लासिफिकेशन तो देखा हुआ है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आप पढ़े हुए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर का करते हैं तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक है मिक्सर्स एंड दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। एक एक करके समझते हैं। मिक्सर, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। आगे मिक्सर, 2 और मोर सब्सटेंसेस जिसमें उसका कंपोजिशन जो है कुछ भी रहेगा। लाइक कोई भी कंपोजिशन में 2 चीजों को मिक्स कर दो। कंपोजिशन का मतलब बोल रहा हूं यहाँ पे कि दोनों को अलग अलग मात्रा में मिक्स कर दो। 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच शुगर डालो या 10 चम्मच शुगर डालो, दैट इज मिक्सर। ओके, तो दैट इज हाउ वेरिएबल कंपोजिशन वर्क्स हियर। तो मिक्सर क्या है? 2 और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जिसका कोई भी रैंडम कंपोजिशन में आप उनको मिक्स कर दो एक दूसरे के साथ, वो बन जाता है मिक्सर। मिक्सर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? पार्टिकल्स जितने भी अंदर मिक्स हुए हैं वो सारे सेम फेज में रहेंगे। यानी कि अगर सॉलिड है, एक आइटम सॉलिड है तो दूसरी आइटम भी सॉलिड ही रहेगी। जैसे ग्रेन्स के अंदर कंकर आते हैं, राइट। तो ग्रेन्स और कंकर का जो मिक्सर है वो हो गया होमोजीनियस। वैसे ही अगर मैं पानी के अंदर शुगर डाल के मिक्स कर दूं तो शुगर गायब हो जाएगी, पानी और शुगर एक ही फेज में आ जाएंगे, दैट इज शुगर एंड वाटर, दैट इज होमोजीनियस। एयर, हमारे आजू बाजू जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन सब कोई एक ही फेज में है, गैसियस फेज में है, इसलिए ये क्या है? अगेन होमोजीनियस मिक्सर। समझ में आ गया? होमोजीनियस यानी सब कुछ मिक्स होने के बाद भी सेम ही दिखना चाहिए। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस नाम जैसे सजेस्ट करता है, हेट्रो यानी कि अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर को मैं मिक्स करता हूं तो 2 अलग अलग चीजें मुझे क्लियरली दिखाई देती है, राइट। तो दिस मिक्सर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस समझ रहे हो अभी? और सैंड के अंदर, पानी के अंदर सैंड डाला तो ऐसे अलग अलग दिखेगा ना आपको, दैट इज हेट्रोजीनियस। सिंपल, अलग अलग क्लियरली आपको बाउंड्रीज दिखाई दे तो वो बन जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर।
इसका मिक्सर का एक एडवांटेज है कि इनको आप नॉर्मली फिजिकल मेथड्स यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किए बिना फिजिकली ही आप उसको अलग कर सकते हो। जैसे कभी हाथ से पिक कर लिया जिसको बोला जाता है हैंड पिक, या फिर कभी गर्म कर दिया, गर्म करने से वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स होता है, राइट, तो वो पानी सॉल्टेड वाटर को आप गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा, सॉल्ट वहां पे रहेगा, तो दैट इज अ मिक्सर अगेन, राइट। तो जिसको आप फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर पाओगे वो सारा मिक्सर बोले जाते हैं। तो सेपरेशन इज पॉसिबल बाय फिजिकल मेथड्स का नाम, ये सारी मेथड्स को हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी खाली नाम हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, ये सारी प्रोसेस ये मिक्सर को आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब जो दो चीजें मिक्स हुई एक दूसरे के साथ उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो बाय फिजिकल मींस। ओके, अभी प्योर सब्सटेंस के ऊपर आ जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो है इसमें सिंपल मिक्सर में क्या था, एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा लोगों को मिक्स कर दिया था, दो से ज्यादा मैटर्स पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया था। यहाँ पे जो भी है सारे सेम है, वन सेम टाइप ओनली। पार्टिकल्स जब एक ही टाइप के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, तो पूरा गोल्ड, ओके, जनरली हमारा 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, जिसमें सारे पार्टिकल्स गोल्ड के ही रहते हैं, राइट। लेकिन अगर हम कैरेट्स कम करते हैं तो उसमें 22 कैरेट्स में इसमें थोड़ा सा कॉपर और भी मेटल्स को मिक्स किया जाता है, दैट अगेन बिकम्स द मिक्स। अभी कॉपर की बात करूं, कॉपर यानी कि Cu जिसको हम बोलते हैं, अगर एक टुकड़ा आपके पास सिर्फ कॉपर का है, उसमें कहीं पे भी देखो पूरा Cu यानी कि पूरा कॉपर 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 ही है, देन इट इज प्योर सब्सटेंस। उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए। सॉल्ट, जैसे सॉल्ट है हमारा NaCl जिसको बोलते हैं हम, तो सॉल्ट के अंदर सिर्फ NaCl है, अगर और कोई भी उसके अंदर एलिमेंट ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ NaCl है, देन इट इज अ प्योर सब्सटेंस। इसमें सिंपल होता है कि प्योर सब्सटेंस में अगर मिक्स भी होता है तो फिक्स कंपोजिशन में मिक्स होता है, ओके, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अभी आप बोलोगे यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस में मैंने बोला कि गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए आप Au बोलते हो, कॉपर के लिए आप Cu बोलते हो, राइट। लेकिन इधर तो आपने दो चीजें ले ली, Na और Cl, तो यहाँ पे ये चीज काम करेगी कि फिक्स्ड कंपोजिशन, Na और Cl यानी कि एक Na और एक Cl ही मिक्स हुए यहाँ पे, ओके। हम अगर केमिकली बात करें तो NaCl को अगर हम सेपरेट करते हैं तो Na प्लस एंड Cl माइनस हमको मिलता है, राइट। तो एक ही Na का एटम है और एक ही Cl का एटम है यहाँ पे, एंड दैट मींस इट इज अ फिक्स कंपोजिशन, और इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के एक ही चीज हो, राइट। दो चीजें हो सकती है लेकिन इन द फिक्स कंपोजिशन। उसके ऊपर आते हैं, वो डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आएगी, देखो, एक एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज एन एलिमेंट, और अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूं तो वो है कंपाउंड, वो एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि जितने भी उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे ना, ये सारे पार्टिकल्स जो है वो सारे कौन से रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NaCl। ऐसा नहीं होगा कहीं कहीं पे Na ज्यादा, कहीं कहीं पे Cl ज्यादा, ऐसा नहीं होगा, इट इज मिक्स्ड, ओके। मिक्स्ड यानी कि ऐसे मिक्स केमिकली रिएक्ट करके मिक्स हो चुके हैं। उसके ऊपर बात करें अगर, तो हमारे पास H2O जो है, H2O वाटर, ओके, तो ये जो है दो चीजों से बना हुआ है, एज वी कैन सी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना हुआ है, राइट। अभी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में बोलूं, देखो मिक्सर और कंपाउंड के बीच में क्या फर्क है वो समझा रहा हूं। अगर मैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो कैसा है वो, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव यानी कि अगर उसको हल्की सी भी चिंगारी मिल गई तो वो फटेगा, ओके। और ऑक्सीजन, एज वी नो, वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, मोमबत्ती जलाने के बाद उसके ऊपर ग्लास रख दो, मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन जलाने के लिए हेल्प करता है, ओके। ऑक्सीजन सपोर्ट्स फायर, हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, दोनों को मिक्स किया, क्या बना, H2O। H2O कैसा है, कैसा है, यस, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग को बुझाने के लिए उसको यूज किया जाता है। दैट मीन्स जब कंपाउंड में मिक्स होता है, देखो समझो, कंपाउंड में जब मिक्स होता है ना तो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को वो लोग भूल जाते हैं। हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, ऑक्सीजन ने अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया, और अब जाके उन्होंने नई प्रॉपर्टीज बनाई है, और जो आपको H2O में दिखती है, विच इज इररिस्पेक्टिव, उसको हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की सेपरेट प्रॉपर्टीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिस इज हाउ कंपाउंड वर्क्स, ओके। ऐसे इसीलिए कंपाउंड को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस। इसमें लिखा है देखो, डिफरेंट एटम्स बट इन फिक्स्ड रेशियो, ओके।
यहाँ पे अगर देखो तो 2:1 दिखता है, ये रेशियो अलग से फाइंड होता है, उसके लिए आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए 2:1 समझो, तो ये फिक्स रेशियो में ही जाएगा। अगर ये रेशियो चेंज होता है, यानी कि मैं H2O2 लिखूं तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम H2O, यानी कि पानी को पी लिया ओके मजा आएगा, H2O2 को पी लिया चले जाओगे, है ना। तो ये चीज जो है, ये कंपाउंड जो है उसमें फिक्स्ड रेशियो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस आर लाइक दिस, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, और मिक्सर्स आर लाइक दिस। ओके, तो चलिए और भी आगे समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर कैसी होती है? तो मैटर की दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल एक केमिकल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हर एक चीज को, हर एक सब्सटेंस को जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं उसको हम दोनों तरीके से मेजर करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये मैटर क्यों ऐसा है। ओके, बाद में आता हूं यही बात के ऊपर, लेकिन अभी समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो अपनी जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी या फिर कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही वो समझ सकते हैं हम, देखी जा सकती है, उसको समझी जा सकती है, उसको ऑब्जर्व की जाती है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कलर, तो बाहर से देख लो, उसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर ब्राउन कलर की है तो वो दिख जाएगी वो ब्राउन कलर की है। वैसे ही उसका ऑर्डर, यानी कि उसकी स्मेल, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें आपको बाहर से ऐसे ही नॉर्मली उसको चेंज किए बिना, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का रिएक्शन किए बिना, कुछ भी किए बिना, इन शॉर्ट वो आपको लिटरली दिख जाएगी। वो सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट में तो गर्म करना पड़ेगा, नहीं, गर्म नहीं, गर्म मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, ठंडा ही रहने दो। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर का असर होता है तो वो हल्का सा मेल्ट होता है। यस, दैट इज हाउ वी मेजर द मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलर विथ बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 है, वो कैसे पता चला? उसके ऊपर सनलाइट गिरती रही और गिरने के कारण वो धीरे धीरे बॉइल होने लगा, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ने से बॉयल होता है, मेल्ट होता है। तो ये सारा आपको नॉर्मली, मतलब अगर चलो छोड़ो, आपने अगर गर्म कर भी लिया एक बार तो फिर उसको हल्का सा छोड़ के या फिर ठंडा करके वही पोजीशन में आप फिर से ला सकते हो, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज यहाँ पे नहीं हो रही, उसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties, this can only be observed when a chemical change takes place in the substance. पूरा चेंज ही हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी। ओके, वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कंबस्शन कैसा होता है, उसके अंदर कंबस्शन कैसा, उसका कंबस्टिबिलिटी यानी वो कितना जल्दी, मतलब उसको जला सकते हैं कि नहीं जला सकते। रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेस, एसिड्स और बेस के साथ वो रिएक्ट कैसे करेगा, उसको देखने के लिए उसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, राइट। अगर वो रिएक्शन कर गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी लेता हूं H2O, ठीक है, इसके अंदर मैं HCl ऐड करता हूं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा ना, कुछ आउटकम मिल जाएंगे मुझे। तो ये आउटकम मिल जाने के बाद क्या मेरे पास H2O रहेगा? नहीं, H2O नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें ऐसा बोला है कि जब चेंज टेक प्लेस होता है सब्सटेंस का, देन एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो भी जाता है एक बार, तो भी फिर से आप वही पोर्शन के ऊपर उसको लेके आ सकते हो, वो जैसा था पहले जैसा उसको बना सकते हो। अभी मैंने जैसे पहले बोला कि ये प्रॉपर्टीज से आपको पता चलेगा कि ये वाला सब्सटेंस कौन सा है। ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को, जब आपने देखा कि गोल्ड कहां से मिलता है, गोल्ड जो है जमीन के अंदर से पत्थर के फॉर्म में मिलता है। तो पत्थर तो काला कलर का होता है, राइट, वो गोल्ड जैसा दिखता नहीं है जब वो मिलता है, तो उसको थोड़ा बहुत प्योरीफाई करना पड़ता है। डायमंड का भी ऐसा है। तो ये डायमंड है, ये गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड निकलेगा, डायमंड निकलेगा, वैसे पता कैसे चलेगा? तो आइडेंटिफाइंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह का हो सकता है। देन दे रिफाइन। ओके, डायमंड का पत्थर निकालने के बाद पता पहले चल जाता है कि ये डायमंड का पत्थर है, फिर उसको रिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। हर एक पत्थर को उठा के रिफाइन करने से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो पहले फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ट्राई करेंगे, देन दे विल नो कि यहाँ पे ये इसमें से डायमंड निकल सकता है, राइट। तो ऐसे ही हम सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सभी एलिमेंट्स को हम ऐसे ही रिफाइन करेंगे, ऐसे ही समझेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। देन वी कैन आइडेंटिफाई ओके कि ये यही वाला है, तो यही वाला एलिमेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ द मैटर्स। तो पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए एक नियम की जरूरत थी।
नियम क्यों जरूरत पड़ी मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे मेरे पास आके बोलोगे कि मुझे 10 वाटर चाहिए, 10 पानी चाहिए। अभी 10 पानी का मतलब क्या हुआ? 10 बॉटल पानी चाहिए, 10 लीटर पानी चाहिए, 10 ml पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए? तो उसके लिए इसके पीछे एक पर्टिकुलर चीज लगनी होनी चाहिए, दैट इज यूनिट। तो मेजरमेंट के लिए कोई भी पार्टिकल कोई भी मैटर के लिए मेजरमेंट के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक नंबर जो तो जनरली हम बताते हैं, लेकिन उसके पीछे होना चाहिए यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेंथ, आप कितने लंबे हो, ओके, तो मैं आपको पूछूंगा अगर यहाँ पे 3 मीटर आपने बताया, तो 3 मीटर भी ज्यादा ही हो जाता है से 2 मीटर। तो यहाँ पे 2 जो है एक नंबर है और मीटर जो है वो यूनिट है। वैसे ही जब आपने पानी मांगा तो आपको क्या बताना चाहिए? मुझे 10 बोतल पानी चाहिए। तो यहाँ पे 10 इज अ नंबर एंड बोतल इज द यूनिट। ओके, अभी बोतल की भी साइज आती है, 1 लीटर की, 10 वाली, 20 वाली, है ना, तो वो भी बताना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, मैटर को प्रॉपर्ली मेजर किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 10 वाली बोतल आती है, 5 वाली बोतल आती है, 20 वाली बोतल आती है और हर एक जगह पे अलग अलग साइज की बोतल चलती है। वैसे ही अलग अलग देश में अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्टेंस कितने में, मतलब यहाँ से एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज यानी कि अमेरिका कनाडा की बात करो तो वो माइल्स में मेजर करते हैं। हमारा वेट जो है हम केजी में मेजर करते हैं, वो पाउंड में मेजर करते हैं। तो ये जो है ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए एक मीटिंग बैठी थी जिसका नाम है सीजीपीएम। सीजीपीएम था, फ्रांस में बैठी थी, इसलिए इसका नाम जो है सीजीपीएम फ्रेंच में है, कॉन्फ्रेंस जनरेट डैश पॉइंट्स एट मेजर्स। नॉर्मली में मुझे इतना फ्रेंच तो नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की ट्राई करूं तो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस बैठा जिसमें बैठ के मेजरमेंट्स के लिए प्रॉपर एक यूनिट डिसाइड करने के लिए बैठे थे। और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया एक एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स। यूनिट जितने भी है उसको एक फिक्स यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बैठे वो। ओके, एंड दैट वाज डन इन 1960। उन्होंने बैठ के 7 बेस यूनिट्स क्रिएट किए जो बेसिक क्वांटिटीज थी। बेसिकली जो बेसिक क्वांटिटी यानी कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए ये 7 चीजें इनफ है। दुनिया की कोई भी चीज मेजर करने के लिए 7 चीजें इनफ है। हाँ, उसके अलावा 2, ये 7 के ऊपर है 2, रेडियन एंड स्टीरेडियन, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी के लिए 7 ही है। मतलब ये 7 चीजों को यूज करके आप कोई भी चीज को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ आप मेजर कर सकते हो। लेंथ को आपको हमेशा मीटर में ही मेजर करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, सीजीपीएम बताता है। सीजीपीएम ने उन्होंने डिसाइड किया था, एसआई सिस्टम ने डिफाइन किया था कि लेंथ मीटर में, और उसका सिंबल हमेशा स्मॉल एम ही रहेगा। आप 6 कैपिटल एम नहीं लिख सकते, स्मॉल एम ही लिखना पड़ेगा। मास कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम और वो स्मॉल केजी। टाइम कैन बी मेजर इन सेकेंड ओनली और उसका सिंबल रहेगा, दिस आर द सिंबल्स। ओके, ये सारे सिंबल्स है। उसका सिंबल है स्मॉल एस, ये जो है दैट इज स्मॉल एस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट उसको एम्पियर में मेजर करेंगे और उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करेंगे, उसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करेंगे और उसको एमओएल से डिनोट करेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करेंगे और सीडी से उसको डिनोट करेंगे। तो ये 7 क्वांटिटीज यहाँ पे ऐसी है जो दुनिया की हर एक चीज के लिए सफिशिएंट है। इनका यूज करके आप कोई भी दुनिया की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। आप बोलोगे हाउ इट इज पॉसिबल, है ना? नहीं पॉसिबल है। अगर मुझे डेंसिटी मेजर करनी है तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है केजी। ओके, अभी वॉल्यूम तो इधर है ही नहीं। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? अगर मैं किसी चीज का वॉल्यूम, अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, मास कैन बी, ब्रेथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, हाइट कैन बी मेजर्ड इन मीटर। मीटर इंटू मीटर बन गया मीटर क्यूब। तो रो यानी कि डेंसिटी का यूनिट क्या बना? केजी। इसका यूनिट केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो ये जो है दैट अगेन कम्स टू, देखो केजी मीटर है ना, तो ये कम्स टू, ये कहां पे आ गया फिर से? बेसिक यूनिट्स पे। तो ये जो सारे यूनिट्स है, मीटर क्यूब हमने डिराइव किया वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी के लिए हमने डिराइव किया केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि हमने डिराइव किया, ये जो है डिराइव्ड यूनिट्स है, ठीक है। तो इसको यूनिट्स, ये यूनिट्स को कौन से यूनिट्स बोलेंगे हम? डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो ये हाउ वी मेजर द थिंग्स, और मेजरमेंट के लिए ये 7 चीजें जो है
बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, फिजिक्स पढ़ने वाले हो या कोई भी साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले हो, ये 7 क्वांटिटीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनके मेजरिंग के लिए जो हमारे मीटर किलोग्राम वगैरह है वो, और उसके जो सिंबल्स है वो अच्छे से याद कर लो, उसको भूलना नहीं है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल ही जाएगा। ओके, तो चलिए आगे हर एक छोटी छोटी क्वांटिटीज जो मैंने बताया ना कि डिराइव्ड यूनिट्स जो है, वो डिराइव्ड यूनिट्स के लिए जो बेसिक बेसिक क्वांटिटीज है, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ, मास, ये सब बेसिक क्वांटिटीज को लिख दिया, वैसे बहुत सारी बेसिक क्वांटिटीज है जो रेगुलरली आपको यूज आने वाली है और जिसके लिए आपको डिराइव्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सारे डिराइव्ड यूनिट्स और उसको समझ लेते हैं ताकि आगे जब भी वो आए तो आप पीछे ना पड़ो। तो लेट अस अंडरस्टैंड देन मास। अलग अलग क्वांटिटीज को समझते हैं कि मास क्या है। पहले तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जितनी भी अमाउंट मैटर कितनी है उसको बोलेंगे हम मास। उसको मेजर करने के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस को यूज करेंगे। नॉर्मली बैलेंस होता है ना, वो वाला बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस को यूज किया जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 1.5 वो शो कर रही है। इसके लिए ऐसा यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम, उसको केजी में मेजर करेंगे हम। एंड इन केमिस्ट्री, मतलब ऐसा यूनिट तो है बड़ा, बहुत ही बड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री लैब में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की छोटे छोटे अमाउंट में उसकी जरूरत रहती है। इसलिए छोटे अमाउंट के लिए जनरली वी यूज ग्राम। इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी हम क्या करते हैं, ग्राम में मतलब मेजर करते हैं, क्योंकि केजी में मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटीज में हम उसको यूज करते हैं। 1 केजी की वैल्यू जो है, वन कन्वर्जन अगर बोले तो 1 केजी होता है 1000 ग्राम। अभी इसके साथ एक और कनेक्टेड चीज है दैट इज वेट, विच इज नॉट एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि मास और वेट दोनों चीजें सेम नहीं है। वेट क्या है, देखो, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेट जो है क्या है, फोर्स है जो आपके मास की वजह से आपके ऊपर लगता है। लेकिन फोर्स लगता है क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ की। अगर आप चांद पे चले गए तो ग्रेविटी बदल जाएगी, आपका वेट भी बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी की बात करें तो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जबकि वेट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो चेंज होता है बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ओके, देन वॉल्यूम। वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। सब्सटेंस ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है वो उसका वॉल्यूम है। उसका ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, लेकिन केमिस्ट्री लैब में कॉमनली हम यूज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर। ओके, ये सब यूज करते हैं। कन्वर्जन अगर बोले तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो है दिस आर द कन्वर्जन वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास लैब में ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सारे इक्विपमेंट से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी जो है अगेन इट इज नॉट द डायरेक्ट थिंग, राइट, इट इज अ डिराइव्ड थिंग। डिराइव्ड किससे आती है, वो जो उसका नॉर्मल उसका जो मतलब डेफिनेशन है वो उसका फॉर्मूला ही है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो उसका यूनिट मास से आया केजी और वॉल्यूम से आ गया देखो मीटर क्यूब। ओके, केजी बाय मीटर क्यूब। कॉमनली हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसको जनरली यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है इसकी डेफिनेशन वैसे टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन मैंने लिखी है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है उसका जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट है, देखो, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। ओके, जब जहां पे ये जो है ऐसा यूनिट है, यानी कि केल्विन जो है ऐसा यूनिट है। अब तक जनरली हम जो है टेम्परेचर को सेल्सियस में ही मेजर करते आए हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट जो है केल्विन, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। कन्वर्जन की बात करें तो फ़ारेनहीट जो है वो सेल्सियस से कुछ ऐसे 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, यानी कि अगर मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री में यहाँ पे रखूंगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 32 41 फ़ारेनहीट इज द टेम्परेचर। ओके, और सिमिलरली केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.5। यहाँ पे भी अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 प्लस 273.15, ये दोनों को ऐड करके मेरा क्या टेम्परेचर बनेगा, 278.15। ठीक है, तो ये हमारा केल्विन में हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखो, नोट करके रखो कि केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होगा। केल्विन स्केल पे नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। सेल्सियस माइनस में हो सकता है, -5 डिग्री, -10 डिग्री, ये हो सकता है। फ़ारेनहीट भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। केल्विन वैल्यूज आर नेवर नेगेटिव वैल्यूज, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज है जिसके बारे में हमने समझा।
अभी ये सारी क्वांटिटीज को जब हम मेजर करते हैं ना तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्टली 5 डिग्री सेल्सियस मेरा एक थर्मोमीटर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बताता है, लेकिन मैं अगर डिजिटल थर्मोमीटर जो वो कोविड में यूज होते थे ना, सर पे रख के ऐसे टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, तो वो वाला जो है वो अगर ज्यादा प्रिसाइज रहा तो मे बी 4.99 दिखाएगा वो। ओके, कोई वाला जो है 5.01 दिखाएगा। दिस आर द अनसर्टेनिटीज। मतलब इक्विपमेंट जो है 100% श्योरिटी के साथ मेजर करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चूक हो जाती है और वो उसको बोला जाता है अनसर्टेनिटी। उसको सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। ओके, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की साइज अगर मीटर क्यूब में मेजर करनी होगी तो वो शायद 0.1617 बार जीरो आने के बाद कुछ नंबर आएंगे, यानी कि बैक्टीरिया की साइज जो है 0.000000 समथिंग होगी। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून या फिर अर्थ टू सन, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो ये इतना बड़ा बड़ा लार्ज नंबर लिखेंगे तो पूरा बॉडी भर जाएगा, पूरी टेक्स्ट बुक भर जाएगी खाली डिस्टेंस लिखते लिखते, राइट। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने क्या बनाया है, साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक, ये मैं भी इंस्टाग्राम ज्यादा देखता हूँ ना तो नोटिफिकेशन दिमाग में चला जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन, अभी साइंटिफिक नोटेशन का एक सिंपल फॉर्मेट है n इंटू 10 पावर n। डिटेल में अगर इसको समझाओ तो अगर ये नंबर है, देखो मेरे पास 232.508, ओके, तो मेरा n इंटू 10 पावर n में इसको लिखना है। तो यहाँ पे n क्या होगा, 1.00 to 9.999, यानी कि यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपका ये जो नंबर है ना उसमें पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट के पहले यहाँ पे 3 डिजिट है ना, ये नहीं चलेगा। आपको कितने यूनिट चाहिए, डिजिट चाहिए? एक ही। यानी कि पॉइंट को आपको खिसकाना पड़ेगा आगे, इधर पॉइंट को इधर लेके आना पड़ेगा। तो लेके आए, देखो 2.2, फिर पॉइंट रख दिया इधर, 32508 इंटू 10 पावर 2। अभी ये 10 पावर 2 कहां से आया? पॉइंट जितना खिसका उतना पावर। पॉइंट कितने डिजिट हटा? 1 एंड 2 डिजिट, 2 डिजिट हटा पॉइंट, 1 एंड 2 डिजिट, तो पावर आ गया 2। 2 डिजिट हटा इसलिए 2 पावर, 4 डिजिट हटा होता 4 पावर, 3 डिजिट हटा होता 3 पावर। ओके, यहां पे देखो मैं इसको भी समझाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को भी समझा रहा हूं, सुनो। यहां पे देखो 0.00016, तो पॉइंट के आगे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। 1 से 9 में कुछ भी होना चाहिए, पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए। तो एक ही डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट को इधर से मूव करना पड़ेगा इधर, राइट। कितने पॉइंट? 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये क्या बन गया? 1.6, पॉइंट इधर मूव कर गया, 1.6 इंटू पॉइंट किधर मूव हुआ? 4 जगह, देखो 1 2 3 और 4 जगह मूव हुआ, इसलिए वो 1.6 इंटू 10 पावर -4 बन गया। ठीक है, अभी देखो पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट जो है, अगर वो लेफ्ट मूव कर रहा है, देखो आपका लेफ्ट मूव कर रहा है, पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर कैसी आती है? पॉजिटिव। और पॉइंट अगर राइट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर कैसी आती है? नेगेटिव। यहां पे भी देखो, अगर ये मैंने एग्जांपल लेके रखा है, ये पॉइंट है इधर, मुझे पॉइंट को कहां पे लाना पड़ेगा बताओ? 5 और 1 के बीच में, राइट, सही हो। 5 और 1 के बीच में लाना है। कितने पॉइंट मूव कराना है? तो मेरा क्या बनेगा? 5.1682 समथिंग इंटू 10 की पावर कितनी बनेगी? कितने पॉइंट खिसका? देखो ये पॉइंट इधर था, कितने पॉइंट खिसका? 1 2 3 एंड 4 पॉइंट खिसका, इसलिए पावर हो गई 4। ओके, वैसे ही यहां से पॉइंट को आपको पीछे लेके जाने का, कितने पॉइंट पीछे लेके जाने का? 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स पीछे लेके जाना है। तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो राइट साइड पे खसा है। ठीक है, तो राइट साइड पे जाएगा नेगेटिव पावर आएगी, लेफ्ट साइड पे जाएगा पॉजिटिव पावर आएगी, और डिजिट एक ही डिजिट चाहिए हमें डेसिमल पॉइंट के आगे। ओके, तो ऐसे करेंगे हम मेजरमेंट्स। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, और फिजिक्स में भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में यही सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी चीज को मेजर करके आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ मेजर कर ली, समझो ये लेंथ मेजर करी आपने 5.62 मीटर। ओके, तो इसमें 2 तरीके के डिजिट होते हैं, एक सर्टेन डिजिट 5 एंड 6। सर्टेन इसलिए, देखो आप अगर स्केल रखते हो, राइट, आप अगर स्केल रखते हो तो वो स्केल जो है, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो ये देखो 1 2 3 4 और 5 और इधर ये हो गया 6, ठीक है। तो आपके पास अगर 5.6 सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो पांचवे ये जो है दिस इज योर फिक्स, लेकिन इसके बीच में कहां पे आएगा? ओके 5.6 इधर कहीं पे आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे कहीं पे रैंडमली आपको मेजर करना पड़ेगा। तो दिस 0.6 इज समथिंग विच इज अनसर्टेन। अगर मैं अच्छे किसी मतलब ज्यादा वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से ट्राई करूं तो आई कैन गेट द आंसर लाइक दिस आल्सो 5.62। तो 5.6 तक इसमें होता है रेगुलरली मेजर करने के लिए। तो लास्ट डिजिट जो है ना, बेसिकली लास्ट डिजिट यानी कि 2 जो है वो शायद बदल जाए अगर और कोई रीडिंग लेता है, तो कोई अच्छे से रीडिंग लेता है या फिर कोई बेकार से रीडिंग लेता है तो 5.6 आ जाता है। उसके बाद वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो शायद बदल सकता है, यानी कि दैट इज अ डाउटफुल डिजिट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दो तरीके के, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, कुछ भी हमने मेजर किया है, से यहाँ पे 5.62 मीटर मेजर किया है, तो मेजरमेंट के अंदर सारे सर्टेन डिजिट्स, यहाँ पे बात करें तो 5 and 6 आर द सर्टेन डिजिट्स एंड द फर्स्ट अनसर्टेन और द डाउटफुल डिजिट मेक्स द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि 2 जो है ये एक डाउटफुल डिजिट रहता है, 2 की जगह पे और कुछ आ सकता है अगर मेजरमेंट फिर से लिया जाए तो, लेकिन 5.6 तो आना है वो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि एक मेजरमेंट प्रॉपर रहता है इसलिए। तो लेंथ जो है हमने ये मेजर की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हुए? 5.62, टोटल 1 2 and 3। ओके, तो तीनों को काउंट करना है, जितने भी सर्टेन है और जितने भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन जनरली लास्ट वाला ही होता है, जनरली लास्ट वाला ही होता है। अभी इसमें कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि आपको कौन कौन से नंबर्स को आप सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हो। सिग्निफिकेंट यानी कि जिसकी वैल्यू मैटर करती है उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट, राइट। तो रूल्स यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, साइंस में जब हमें कोई नंबर दिखता है तो कौन कौन सी डिजिट्स को हम मैटर करते हैं, बाकी के कौन से डिजिट जो है वो अवॉइडेबल है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो समझेंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नंबर्स है जो जीरो के अलावा है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में किसको अगर सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना है, कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको फोकस करना होगा जीरो के ऊपर, बिकॉज सारे नॉन जीरो नंबर्स जो है वो तो सिग्निफिकेंट ही होंगे, दैट इज अवर फर्स्ट रूल। मतलब कोई भी 1 to 9 में कोई भी रूल देखो, 1 2 3.456, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, नाउ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो, अगर ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, और उसके बीच में जितने भी जीरोस है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरोस है वो सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए फिर? 4। इधर देखो तो 1 2 3 4 5। ओके, बीच में कितने भी जीरो लगा दो, सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इफ दे आर कवर्ड बाय नॉन जीरो नंबर्स। ओके, यहां से थोड़ा ट्विस्ट चालू होता है, यानी कि सारे नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, नॉन जीरोस के बीच में आने वाले सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस यानी कि जो आगे जीरोस है ना, बिफोर द नॉन जीरो नंबर, 3 के आगे जितने भी जीरोस है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1 ओनली। यहाँ पे देखो तो 1 2 and 3 ओनली, यानी कि लीडिंग आगे वाले जो जीरोस है, देखो मैं पीछे वाला कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पीछे आगे वाले अवॉइड, पीछे वाले जो है वो काउंट कर रहा हूं। पीछे अगर जीरो है तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ओके, लेकिन आगे वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें भी ऐसा है, इसमें भी है, देखो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आ रहे हैं ना जीरो, तो यहाँ पे कितने हैं? 4, आगे वाले अवॉइड हो जाएंगे एज पर रूल 3। यहाँ पे देखो 5.003, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 and 3, इधर 1 2 3 and 4, आगे वाले अवॉइड, पीछे वाले आगे। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 1 ओनली। समझो बात को, यहाँ पे अगर डेसिमल आ गया तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 and 6। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से एक बार समझाता हूं कि आगे वाले जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, पीछे वाले सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है तो, यानी कि पॉइंट लगा हुआ है तो जितने भी जीरोस है पीछे वो सारे सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो खाली एक ही सिग्निफिकेंट, ओनली नॉन जीरो इज द सिग्निफिकेंट। समझ में आया? आगे वाले जितने भी नॉन जीरोस है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, पीछे अगर आगे वाले जीरोस अगर लगे हैं, जीरो अगर आगे लगे हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट।
ओके, अगर वो पीछे लगे हुए हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल है कि नहीं है। डेसिमल यानी कि पॉइंट, पॉइंट अगर है तो यस सारे सिग्निफिकेंट, पॉइंट अगर नहीं है तो नो, दे आर नो सिग्निफिकेंट। ओके, यहां से फिर से एक बार समझते हैं इधर कि इधर देखो ओनली वन सिग्निफिकेंट क्योंकि पीछे है लेकिन डेसिमल नहीं है, इधर सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल है, पॉइंट है, तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। समझ में आया? नाउ देखते हैं राउंड ऑफ कैसे करेंगे, मतलब किसी बड़े नंबर को हम राउंड ऑफ करके छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए देयर आर सम रूल्स कि अगर आपके पास ये नंबर है देखो 4.73, ओके, इसको आपको देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो आपको बेसिकली ये 3 को हटाना पड़ेगा। अभी आपको वही देखना है कि 4.3, अभी यहाँ पे देखना है कि ये जो नंबर है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, यानी कि 3 को आप हटा रहे हो तो 3 को आप ड्रॉप कर रहे हो, जो नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर लेस देन 5 है, अगर वो 5 से छोटा है, ओके, तो उसको सिंपली हटा दो, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, सिंपली उसको हटा देना है। अगर आप जो नंबर को हटाना चाहते हो, यहां पे देखो 4.76, यहां पे आप 6 को हटाना चाहते हो, ये 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो देयर इज नो चेंज, सीधा हम लिख देंगे 4.7। अगर ये 5 से बड़ा हुआ तो आगे वाला नंबर जो है दैट विल इंक्रीज बाय 1 एंड दैट विल बिकम 7, बन जाएगा 8, 4.8। और एक एग्जांपल से हम करते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है 3.74, तो हमें अगर इसको 4 को हटाना है, चलो ये 7 हो गया था, 3.54 ऐसा है, ये 4 को मुझे हटाना है तो सिंपली हटा देना है। ओके, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3.57 हुआ तो ये 7 ऐसे नहीं हटेगा, ये इसको एक बढ़ा के जाएगा, 3.6 करके जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि यार हाँ ठीक है, 5 से बड़ा समझ गए कि एक बढ़ाना है आगे, 5 से छोटा हुआ एक कम करना, कुछ नहीं करना है आगे, लेकिन अगर 5 ही हुआ तो लास्ट में, तो उसके लिए भी है, अगर 5 है लास्ट में, अगर 5 है तो आपको देखना है कि उसके आगे वाला डिजिट कैसा है। अगर देखो यहाँ पे देखो 4.75 है, ठीक है, 5 है लास्ट में, तो आगे वाला नंबर कैसा है, 7 कैसा है, ऑड है या इवन, ऑड है तो बढ़ेगा। ओके, सिंपल। अगर 5 के आगे वाला नंबर, मतलब 5 को हमें ड्रॉप करना है, 5 को हमें हटाना है, तो आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो वो बढ़ के एक से बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 4.8। अगर आगे वाला नंबर इवन है तो कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 2.75, ओके 75 छोड़ो, 35, ओके, और एक नंबर है 2.65, ओके, ऐसा कुछ। तो यहां पे अगर देखो आप तो 2.35 में इसको 5 को हटाना है, आगे वाला नंबर ऑड है इसलिए एक बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 2.4। सिमिलरली ये जो 5 है इसको हटाना है, आगे वाला नंबर देखेंगे इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2.6 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 5 से बड़ा है, लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है, एक बढ़ाएंगे, 5 से छोटा है कुछ नहीं करेंगे, अगर 5 ही है तो आगे वाला नंबर देखना है, अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि ये जरूरत कहां पे पड़ती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप करने की, यानी कि कम करने की जरूरत कहां पे पड़ती है, तो उसके लिए भी है यहाँ पे कि यूज कहां पे होते हैं। तो दो तरीके के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखो, अगर मेरे पास दो तरीके की लेंथ है, एक लकड़ा है जिसकी लेंथ मैंने मेजर करी है 12.11 मीटर्स, और दूसरा लकड़ा है उसकी लेंथ मैंने मेजर की है 18 मीटर। अभी इसको जोड़ के कितना लंबा बनेगा, तो वो बनाने के लिए मुझे सिंपली जोड़ना है, एक लकड़ा था जिसकी लेंथ थी ये, दूसरा लकड़ा है जिसकी लेंथ थी ये दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा लकड़ा बनाना है, तो ये लेंथ कितनी होगी, उसके लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ रहा हूं, देखो 12.11 प्लस 18.0, ये जोड़ के मुझे मिला 13.11। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये बताता है हमें कि आंसर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज अ नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जहां पे कम से कम डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है और पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है। जब हम प्लस करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है, माइनस करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। जब इन दोनों के बीच में प्लस हुआ तो जिसके पास कम से कम डेसिमल प्लेसेस थे, जो कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस एक ही था, तो हमारे आंसर में भी कम से कम वाला, यानी कि इसके जितने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, ओके, लिस्ट
डेसिमल प्लेसेस जितने। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 13.11 आया, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 के पीछे 1 है, इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या देखना है, वो 5 से छोटा है। यस, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो वो 30.1 ही हो गया। आगे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ओके। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर, मतलब जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां पे क्या करना था, प्लस या माइनस में क्या करना है, डेसिमल पॉइंट, जो कम से कम डेसिमल पॉइंट्स है उतने डेसिमल पॉइंट्स में ही हमारा आंसर आएगा। जबकि मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो देखना है। देखो इधर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 3। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 2। तो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कितना हुआ, ये 2 वाला, यानी कि 1.4। तो हमारा आंसर भी इतना ही, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 6.384। लेकिन मेरा आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चाहिए, 2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ये 4 को हटाएंगे। 4 को हटाने के लिए चेक करना है वो, तो आपको ये 4 को हटाना है। 4 जो है वो 5 से कम है, 5 से कम है, इसलिए ये 6.38 ही बन जाएगा। ठीक है, अभी ये 8 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही चाहिए। तो ये 8 भी हटेगा, लेकिन 8 जो है 5 से बड़ा था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 6.4। ओके, तो ये था फाइनली हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज और सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका राउंड अप करने की मेथड। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस यानी कि जो कंपाउंड्स बनते हैं, नॉर्मल प्योर सब्सटेंस में से जो कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट में से जो कंपाउंड बनते हैं, ये कंपाउंड कैसे बनते हैं। देयर आर सम रूल्स। ऐसे ही नहीं Na और Cl एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर NaCl बनाया है। H2O भी ऐसे रैंडमली नहीं बन जाता है, कुछ उनके बीच में मिलता जुलता होना चाहिए, तब जाके वो बनेंगे कुछ कंपाउंड। और कंपाउंड बनेंगे तो कंपाउंड को भी कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और उसी के लिए हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 5 रूल्स दिए गए हैं, 5 लॉज दिए गए हैं, और उसका नाम दिया गया है केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन कभी भी होगा, 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल कभी भी ज्वाइन होंगे जब एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। यानी कि पूरा केमिस्ट्री का बेस जो है यहाँ पे है। आगे जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, कैसे होते हैं, कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है रिएक्शन लिखने के टाइम के ऊपर, और रिएक्शंस एक्चुअली में जब होते हैं तो उसमें से आउटकम मिलने के लिए चांसेस क्या क्या रहेंगे, वो सारी चीजें हमें ये लॉज बताते हैं। यानी कि पूरे केमिस्ट्री का ये बेस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसको अच्छे से समझना है, हर एक लॉ को। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेकिन डाउट मत रखना। तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कंजर्वेशन एक वर्ड आता है ना, तो वैसे वो एनर्जी कंजर्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं उसमें, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहां पे भी ऐसा ही है कि मास जो है mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो, मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइजर इन 1789। इसके प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश बंदा है, हमें उसका स्पेलिंग याद रखना है या फिर नाम याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अभी एग्जांपल बताओ तो हमारा जो वाटर का फॉर्मेशन इक्वेशन है, ये बेसिक इक्वेशन है 2H2 + O2 इक्वल टू दैट गिव्स 2H2O। यहां पे ऐसा होगा कि ये दोनों चीजें मिलके जितना मास डाल रही है उतने ही मास का आउटकम मिलेगा। यहां पे अगर ये दोनों मिलके कुछ 36 ग्राम लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने 35.5 या फिर 36.1 ग्राम भी हो जाए। 36 ग्राम अगर यहां पे लग रहा है ये दोनों का मिलके, तो सामने भी आउटकम में भी सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ही आपको मिलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 36 की जगह पे 35.9, लेकिन इन दैट केस आल्सो दैट 0.1 ग्राम जो गया ना, वो कहीं नहीं गया है, वो कोई अदर फॉर्म के अंदर वहां पे निकलता है, तो वो हम ऐड करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन जिसपे ऐसा ही हो रहा है। मास हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, एक आउटकम है यहाँ पे, अगर इसने 34 ग्राम बना दिया तो देयर इज 110% हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 ग्राम वाला और कुछ बनेगा,
36 ग्राम अगर यहाँ पे डाला है ना, तो सामने अगर 34 मिल रहा है तो 2 ग्राम वाला और कुछ मिलेगा। आप लिख के ले लो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 ग्राम गायब हो गया, नहीं हो सकता। ये हमें इक्वेशंस को लिखने में, इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। तो जो सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, ये हमें ऐसा बताता है कि भाई आप कहीं से भी कोई एलिमेंट ले लो, तो उसमें जो कहीं से भी कोई कंपाउंड ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उसका जो मास है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इसको मैं स्टेटमेंट को समझाता हूं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर है, जिसका केमिकल फॉर्मुलेशन है CuCO3, जिसमें Cu है कॉपर, C है कार्बन, O है ऑक्सीजन, तो इसमें बाय मास, बाय वेट मास, कॉपर जो है वो रहेगा 51.35%, कार्बन 9.74%, ऑक्सीजन 38.9%। यानी कि अगर मैं इसका 100 ग्राम ले रहा हूं ना, तो ये इसका 51.35 ग्राम कॉपर रहेगा, उसमें 9.74 ग्राम कार्बन रहेगा और 38.91 ग्राम उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा बता रहा है। यानी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट को आप लेबोरेटरी में बनाओ या फिर उसको नेचुरली कहीं से उठा के लेके आओ, सेम थिंग्स विल बी इन H2O एज वेल। पानी में भी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ बाय मास उसका कुछ पार्ट रहेगा, यानी हाइड्रोजन का कुछ पार्ट रहेगा और ऑक्सीजन का भी कुछ पार्ट रहेगा बाय मास। ओके, अभी वो पानी जो है वो समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का, तालाब का, अगर वो H2O है, तालाब का हो, समुद्र का हो, कहीं का भी हो, या फिर आपने मॉइस्चर से भी पानी निकाला हो, ठीक है, वो कहीं से भी H2O है, तो उसका जो बाय मास हाइड्रोजन का और बाय मास ऑक्सीजन का जो पार्ट रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो डिफाइनाइट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अगर आप उसको चेंज करते हो तो वो H2O नहीं रहता है, वो और कुछ बन जाता है। ओके, तो अभी पढ़ते हैं, देखो, अ गिवन कंपाउंड, यहां पे क्यूप्रिक कार्बोनेट ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन, वो कहां से लाया गया है या फिर कैसे उसको बनाया गया है। अगर वो क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो उसमें ऐसा ही होगा, बाय वेट उसका प्रपोर्शन जो है, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो ऐसा ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। समझ में आया? बहुत ही इजी फॉर्म में समझते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस का लॉ। स्टेटमेंट काफी बड़ा है, उसको समझाने से पहले एग्जांपल से समझा दो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, फिर हम स्टेटमेंट को भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, NO एंड NO2। अब यहाँ पे गौर करो तो NO में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है और NO2 में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसकी पहली लाइन हमें ये बताती है कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक या एक से ज्यादा, एक तो बनाते ही है, अगर ये दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जो यहाँ पे लिखा है देखो, when two elements combine to form two or more compounds, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो फिर से दूसरी लाइन के लिए पहले, तो नाइट्रोजन का जो मास है दैट इज इन ग्राम, इट इज 14, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मास जो है वो 14, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो है दैट इज 16 और ऑक्सीजन का मास इधर देखो तो 32। अगर मैं 16:32 करूं तो क्या आएगा 1:2, एंड दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2। तो यही चीज बता रही है कि नाइट्रोजन अगर मास फिक्स रख रहा है, अगर ऑक्सीजन अपना मास चेंज कर रहा है, तो ये जो है दैट विल गो इन होल नंबर्स ओनली 16, 32 एंड सो ऑन। ओके, यहां पे आ जाओ, द masses of one element that combine with a fixed mass, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element, ये फिक्स्ड मास वाला हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन क्या हो गया, फिक्स्ड मास वाला, और ये जो है वो चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज होगा, अदर एलिमेंट कैसे चेंज होगा, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियोस। ये जो मासेस कंबाइन हो रहा है ना, दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियोस। अगर अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर रेशियो तो 1.14 आ रहा है, तो मैंने इसका रेशियो निकाला है, देखो 1.14 इज 14/16 एंड 14/32 इज 2.29। इसका भी रेशियो ले लो, देखो इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:2 ओनली, 1.14 का डबल करो 2.28 ही आ जाएगा। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। समझ में आया? तो मासेस ऐसे ही कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, एक फिक्स रहेगा तो दूसरा जो है चेंज होगा, लेकिन होल नंबर रेशियोस के फॉर्म में ही चेंज होगा। समझ में आया ना कंप्लीटली? लॉ नंबर 4, गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये फोर्थ लॉ है।
ये गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली। कैसे एप्लीकेबल होता है उसका स्टेटमेंट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम इजी फॉर्म में समझेंगे, फिर स्टेटमेंट पे जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, दैट इज H2 plus half O2 दैट गिव्स यू H2O एंड दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे ये जो है H2O की वेपर निकल दिया है यहाँ पे, यानी कि H2O2 और H2O सारे के सारे गैसेस फॉर्म में, तभी ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे गैसेस फॉर्म में है। अभी यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं कि अगर आपने 100 ml, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम्स की, है ना। 100 ml क्या है वॉल्यूम, 50 ml क्या है वॉल्यूम, 100 ml क्या है वॉल्यूम। तो 100 ml H2 लिया, 50 ml हाफ कर दिया ना, जो ले रहे थे हम उसका हाफ कर दिया, यानी कि 50 ml O2 लिया तो 100 ml H2O मिला। अभी ये जो ml है ना, ये वॉल्यूम 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 है। अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो ये होल नंबर रेशियो मिलता है, देखो 2:1:2। ओके, और यही हमारा लॉ है कि ये जो वॉल्यूम्स है जब एक दूसरे के साथ सॉरी ये जो गैसेस है वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो रिएक्ट ऐसे करते हैं कि वो खुद के साथ, यानी कि रिएक्टेंट्स और ये जो प्रोडक्ट है ये सब एक होल नंबर रेशियो बनाएंगे, यानी कि एक सिंपल वाला रेशियो बनाएंगे, जो रेशियो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। यानी कि दे वांट टू टेल यू दैट 100:50:30 नहीं होगा कभी भी। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा कुछ, मतलब नंबर्स में जाएंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ पॉइंट में, यानी कि फ्रैक्शन में मिलेगा, ये नहीं होगा। दे विल मेक द होल नंबर रेशियोज ओनली। कब ऐसा होगा, और एक कंडीशन भी गिवन है, ये कंडीशन याद रख लो, प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी का प्रेशर और टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए व्हाइल मेजरिंग। ओके, तो स्टेटमेंट में आ जाते हैं फिर से, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, तो ये दोनों गैसेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, दे डू सो, रिएक्शन कैसे करते हैं, इन वॉल्यूम्स which bear a simple whole number ratio to each other and to the volumes of the product। यानी कि खुद के साथ भी होल नंबर रेशियो बनाते हैं और प्रोडक्ट के साथ भी ये होल नंबर रेशियो ही बनाते हैं। समझ में आया? बहुत ही इजी वे में समझाया है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से प्ले कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का लास्ट, यानी कि फिफ्थ लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने कुछ ऐसा खतरनाक वाली चीज बताई नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज बताई है, लेकिन हमें पढ़नी है। अगर आप पढ़ने के बाद आप ऐसा भी बोलोगे कि यार ये तो मुझे भी पता होता। ओके, ठीक है, तो पहले समझते हैं। स्टेटमेंट को देखने से पहले मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से, ताकि स्टेटमेंट आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग बॉक्सेस लिए हैं, बॉक्सेस नहीं बॉटल्स बोलूंगा, या फिर ऐसे बॉक्सेस है जिसका वॉल्यूम साइज सेम है। ठीक है, तो सेम साइज के 5 बॉक्सेस में मैंने 5 अलग अलग गैसेस को भर के रखा है। अभी 5 बॉक्सेस को सेम प्रेशर पे सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। देखो, सबका प्रेशर 2/30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मेंटेन सेम फॉर ऑल, साइजेस ऑफ एवरीथिंग इज सेम। ओके, सबकी साइज सेम है, लेकिन गैसेस अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O भी वेपर फॉर्म में है, यानी कि गैसेस फॉर्म में है, हीलियम और नाइट्रोजन। तो ये सारे गैसेस है, अलग अलग गैसेस एक ही टाइप के बॉक्स में सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे भरे हुए हैं। तो एवोगैड्रो ने आके सिर्फ मुझे इतना बोल दिया कि ये सारे जितने भी अपने भरे हुए हैं उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, यानी कि वो जो पार्टिकल्स बोलेंगे ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वो सब में सेम रहेंगे। एवोगैड्रो ने इतना बोला, क्या बोला कि अगर इसमें 10 मोलिक्यूल है तो इसमें भी 10 ही रहेंगे, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10। चाहे वो डायटोमिक, यानी कि H2 के ये मोलिक्यूल है, ये O2 यानी कि डायटोमिक 2 एटम से बना हुआ मोलिक्यूल है, ये सिंगल मोनोएटोमिक हीलियम है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर वो खुद एक कंपाउंड है। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर रहे मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। दैट इज द स्टेटमेंट। देखो, देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, सारे की साइज सेम है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम फॉर ऑल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सब में इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। इतना ही है एवोगैड्रो का लॉ। आप भी बना लेते ना ये लॉ, लेकिन एवोगैड्रो ने पहले बनाया, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। आप लॉ मत बनाना, ये तो किसी और को पढ़ना पड़ेगा। अरे एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, ये चैनल पे आप पैसे भी जीतते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। जी हाँ, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है, जिसमें मेरे क्वेश्चन के आंसर करके आप हर एक क्वेश्चन का 100 रुपए से 5 क्वेश्चन के 500 रुपए जीत सकते हो। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस चेक करिए, और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वो भी देख लीजिए। और हर मंगलवार मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप भी पैसे जीत सको। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मेरा? अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया आपको क्लियरली, तो प्लीज लाइक कर दो यार।
और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस के और लाइव सेशंस के भी, ताकि आप नॉलेज भी ले सको बहुत सारा और बहुत सारे यहां से कैश भी जीत के जाओ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। बाय बाय।